एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएल लिमिटेड के बारे में, जो कि वर्ल्ड के फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रो केमिकल प्रोड्यूसर है और साथ ही साथ सीड मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी का फोर्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड में नाम है। तो आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में और समझेंगे कंपनी क्या क्या प्रोडक्शन करती है, कंपनी क्या क्या तरीके के प्रोडक्ट देती है और सब एंड में समझेंगे कंपनी के Q2 फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिजल्ट्स कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि वहाँ पर सबसे फास्टेस्ट अपडेट आपको देने की कोशिश रहती है। ट्विटर से लेके आपको सारे जो सोर्सेज हैं जहाँ से एक न्यूज़ मिल सकती है, हम वहाँ पे सारा कंसोलिडेट किया हुआ है, तो आपको सबसे फास्टेस्ट वहाँ पर रीच मिल जाएगी और सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपीएल लिमिटेड के बारे में कि क्या क्या काम करती है। पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आती है। तो एग्रो केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल इंटरमीडिएरीज, स्पेशलिटी केमिकल एंड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल सीड्स। तो काफ़ी बड़ा चौड़ा काम है, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग वेरी बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर टू द वेरी एंड ऑफ द एग्रीकल्चर तक सब प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, प्रोड्यूस करती है, सेल करती है। वेजिटेबल सीड से लेके आप देख सकते हैं फील्ड क्रॉप तक सब कंपनी काम करती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की लीडरशिप की बात करें तो 138 नेशन से भी ज़्यादा कंपनी का प्रेजेंस है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। फोर्थ लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसा मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ कंपनी का एग्रो केमिकल का जो बिजनेस है वो वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रो केमिकल कंपनी है, जो इसको अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी बनाती है। साथ ही साथ एक वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स कंपनी निकालती है, जिसमें 90% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड बास्केट कंपनी ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में रखती है। ग्लोबल प्रोवाइडर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की और साथ ही साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और एनुअल रेवेन्यू कंपनी का अगर मैं बात करूं तो $5 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक बहुत ही बड़े स्केल पर काम कर रही है। वाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग है जिसमें कंपनी के 13,600 प्रोडक्ट्स आते हैं। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी अपने पोर्टफोलियो में लेकर चलती है, जिसमें सीड्स हो गए, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गए, पोस्ट हार्वेस्ट सोल्यूशन हो गए, प्रेजेंस अक्रॉस द इंटायर एग्रीकल्चर वैल्यू चेन जो कि यहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस करती है। प्रायोरिटाइजिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यूपीएल 80% ऑफ द रेवेन्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से डिराइव करती है एंड इंटेंट टू पोजीशन इटसेल्फ अ ब्रांडेड जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब कि इनके जो ब्रांड के नाम से अपना जो ब्रांड होता है उसके नाम से पूरा प्रोडक्ट बिके, क्योंकि जब भी ब्रांड अगर चीज़ एसोसिएट हो जाती है किसी भी चीज़ के साथ तो हम ज़्यादा वहाँ पे मार्जिन मिल सकता है। मतलब कंपनी के हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप नॉर्मल अंडरवियर लेने जाओ, एक जॉकी के अंडरवियर लेने जाओ, काफ़ी बड़ा मार्जिन, काफ़ी बड़ा डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिलता है। कपड़ा लगभग आपको मिल जाएगा सेम, बट और क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क होता है। बट अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्जिन पेज इंडस्ट्रीज को देखने को मिलता है। उसी तरह कंपनी यूपीएल भी अब फोकस कर रही है कि 80% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट से है, और उसके कारण यहाँ पर जो मार्जिन है वो काफ़ी हायर हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो a commoditized agro company, and this has enabled the company to reduce the share of high volume and low volume products and focus on the products with the higher margin। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि कंपनी फोकस कर रही है कि अपने मार्जिन को और अच्छे से इंप्रूव किया जा सके। वैसे ही कंपनी का मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं जो हम आगे आने वाले समय में बात करने वाले हैं। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्लांट्स की तो 44 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ स्प्लिट हो चुकी है कंपनी की। यूरोप में 13 प्लांट्स, लैटिन अमेरिका में 10 प्लांट्स, नॉर्थ अमेरिका में 1 प्लांट्स, और रिमेनिंग जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी बहुत सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि 138 कंट्रीज़ में कंपनी का काम है जहाँ से कंपनी अपना प्रोडक्शन करती है। तो आप देख सकते हैं कि हर लगभग बड़ी कंपनी में कंपनी हर लगभग बड़ी देश में कंपनी का काम है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 40% ऑफ द रेवेन्यू है जो हर्बिसाइड सेगमेंट से आता है, और इंसेक्टिसाइड सेगमेंट की बात करें तो 33%, और फंजीसाइड सेगमेंट की बात करें तो 27% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से आता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हैं 3 टोटल मेन सेगमेंट है कंपनी के, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। इसके अलावा यूपीएल डिराइव करता है मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द लैटिन अमेरिका, जो कि 38% ऑफ द रेवेन्यू का कैटर करता है, नॉर्थ अमेरिका से 16% ऑफ द रेवेन्यू, यूरोप से 15% ऑफ द रेवेन्यू, और बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो 31% ऑफ द रेवेन्यू पूरे दूसरी मतलब वर्ल्ड के दूसरे दूसरे पार्ट से निकल के आता है। आर एन डी कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के पास 25 से भी ज़्यादा आर एन डी फैसिलिटी है जो कि पूरे अलग अलग वर्ल्ड में फैली हुई है। और आपको मैं बता दूं आर एन डी में कंपनी का काफ़ी हद तक बहुत बड़ा काम है, और 1283 फॉर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन और 1266
पेटेंट कंपनी को यहाँ पे ग्रांट हो चुके हैं, जिसमें 2.23% ऑफ द सेल्स कवर करता है R&D पे, जो कि इस तरह की कंपनी में काफ़ी बड़ा है। और साथ ही साथ कंपनी के पास काफ़ी बड़ा वाइड वैरायटी, देखो इंडिया में ही नहीं, कंपनी का काफ़ी बड़ा काम है कंपनी का अमेरिका में, यूरोप में, और वहाँ पर क्वालिटी और आप कह सकते हैं ना कंपनी का जो क्वांटिटी है उस पर कंपनी को फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में अगर आपको इतना नाम करना है तो आपको ये R&D पे अच्छा खासा खर्च करेंगे, तभी आपको इतना बड़ा वाइड वैरायटी ऑफ 90% ऑफ द बास्केट कवर UPL। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वैरायटी कंपनी लेके चलती है और मेंटेन करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर के अगर फाइनेंशियल्स की, तो वहाँ पर कंपनी ने एक कोलैबोरेशन किया है, FMC कॉरपोरेशन है, लीडिंग इंसेक्टिसाइड, जिसमें आपका नाम बताता हूँ मैं, राइनाक्सी पियर करके है, जो कि कंपनी UPL मैन्युफैक्चर करती है फॉर FMC इन इंडिया, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है वो मेरे को नहीं पता, बट FMCG से जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी कंपनी अपने अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकालती है। बट कंपनी एक FMC कॉरपोरेशन है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। वो यहाँ पे उसके साथ कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को कॉमर्शियलाइज कर सके, एक की मार्केट में एक्सेस कर सके। इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, वहाँ पर भी कंपनी का फोकस रहता है कि 40+ सक्सेसफुल एक्विजिशन कंपनी ने लास्ट 25 सालों में किए हैं, जिसके कारण कंपनी अपना जो एक्विजिशन के कारण कंपनी की जो प्रेजेंस है वो पूरी इंडस्ट्री वाइड में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे भी बात करें, चाहे आप कह सकते हैं अमेरिका के लेवल पे, यूरोप के लेवल पे बात करें, तो 25 सालों में 40 से ज़्यादा एक्विजिशन किए हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने अभी एक्वायर किया है अरिस्टा लाइफ साइंसेज, जो कि $4.2 बिलियन में, और फाइनेंशियल ईयर 19 में उसे एक्वायर किया गया है। एलिवेटेड डेट, तो कंपनी ने जो पूरा एक्विजिशन किया है वो पूरा डेट से कंपनी ने एक्विजिशन किया है, जिसके कारण कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, 32,364 अगर हम एज ऑन सितंबर 20 की बात करें। बट अब धीरे धीरे कंपनी फोकस कर रही है अपने आप को डी लेवरेज करने का। और अगर इस साल के इस क्वार्टर की भी अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपना बोरोइंग लगभग पेमेंट करने कि बिल्कुल ऑन टाइम पेमेंट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके की कि कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है। देखो बोरोइंग इज नॉट ए नेगेटिव पॉइंट, अगर उसके कारण आपको ग्रोथ मिल रही है, उसके कारण आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, उसके कारण आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, और उससे आप अगर उसको टाइमली पेमेंट कर सकते हो तो आई डोंट थिंक इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, आई थिंक इट्स अ ग्रोथ अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो। UPL जो कि कमिटेड है डी लेवरेजिंग करने को, बैलेंस शीट को उनका मानना है कि उन्होंने $410 मिलियन का प्री पेमेंट कर दिया अक्टूबर 2021 में। और साथ ही साथ आई एम सॉरी अक्टूबर 2020 होगा ये। और इसके अलावा एक और जो रिस्क की इशू है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, जो माना जाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बट सेबी को इसका कोई भी एग्जिट डिटेल्स अभी तक नहीं मिला है। KPMG जो कि मॉरिशस की एंटिटी थी इनकी, हमारी UPL की, उसके पास वहाँ पे उन्होंने रिजाइन किया था, तो UPL कॉर्पोरेशन लिमिटेड से वहाँ पर रिजाइन हुआ, तो UPL ने क्लेरिफाई किया कि हम रीऑर्गेनाइज कर रहे थे ऑडिट प्रोसेस को, इसके कारण KPMG को कहा गया कि आप रिजाइन कर दो, बट KPMG की तरफ से इस तरीके का कोई भी डिटेल्स नहीं है। तो ये थोड़ा सा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, जिसके बारे में अभी कुछ डिटेल्स पेंडिंग है, बट आने वाले समय में अगर कुछ चीज़ रहती है तो हम आपको उसके बारे में जरूर अपडेट कर देंगे। अब आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टर 1 रिजल्ट्स कंपनी के हाईलाइट्स आ चुके हैं, उसमें अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू में 9% की ग्रोथ दिखाई जाती है, जो कि वॉल्यूम में 6% की है, और वहीं प्राइसिंग में 2% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा करेंसी में 1% की ग्रोथ है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी का जो पैसा है वो आउट ऑफ इंडिया से ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ से भी 1% का उछाल देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट 9% की ग्रोथ, 8,515 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने दिया है। ग्रोस मार्जिन जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि काफ़ी तगड़ा ग्रोस मार्जिन कंपनी देती है, तो 43.7% का ग्रोस मार्जिन है, जो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। ऐसी कंपनी जो मार्जिन अच्छे देती है और उसको सस्टेन कर पाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पर काफ़ी आपके पास पोटेंशियल बनता है कि आने वाले समय में आपकी ग्रोथ है जो काफ़ी तेज़ी से होती है। EBITDA की बात करें तो 9% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है, 1862 करोड़ का, और मार्जिन 21.9% का है EBITDA मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो। 91 डेज नेट वर्किंग कैपिटल है, जो कि 7 दिन का यहाँ पे इजाफा देखने को मिल जाता है, और 678 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 23% का एक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। ग्रोस डेट है जो कि यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, बट कंपनी अपना जो पेमेंट है वो टाइमली कर रही है, उसमें कोई भी इश्यूज यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलते हैं। Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 एज कम्पेयर टू Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर हम बात करें तो हमने अभी ऑलरेडी बात कर ली है, तो ये उसके चार्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में वेरिएंस, और साथ ही साथ रेवेन्यू डेवलपमेंट बाई रीजन की बात करें तो लेटिन अमेरिका में अगर हम 24% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है, जो कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ लेड बाई ब्राज़ील है। ब्राज़ील के कारण यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर, और वहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही।
और साथ ही साथ कंपनी की प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी रही है। हायर वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग प्राइस रियलाइजेशन इन नॉर्थ अमेरिका, जिसके कारण 1027 करोड़ से लेकर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए 1221 करोड़, जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक बड़ा सेगमेंट कंपनी ने दिया है। उसके अलावा कंपनी की जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रही और साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसके अलावा जो दो चीज़ें हैं जहाँ पर नेगेटिव सेगमेंट देखने को मिलता है वो यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। यूरोप में यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पैक्ट ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर और सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण यहाँ पर जो है 11% का नेगेटिव फॉल देखने को मिलता है। और इसके अगर डिटेल में आपको प्रोडक्ट देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोपेनिल नॉन डिरोगेशन इन लिब्रिया, एंट्री इन कैथोडियम जेनेरिक इन फ्रांस, इसके कारण यहाँ पर है जो गिरावट देखने को मिल जाती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो वेदर और सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण यहाँ पर दोनों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में और यूरोप में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। बट अगर हम दूसरे क्षेत्र में बात करें तो इंडिया में भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव होने के बावजूद कंपनी ने पिछले साल भी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। और क्योंकि देखो इंडिया इज़ अ मोस्ट सेंट्रिक टू द एग्रीकल्चर, और वहाँ पर इस तरीके का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी तगड़ा है। और उसके चलते यहाँ पर कोविड की सेकेंड वेव होने के बावजूद कंपनी का एक अपवर्ड प्राइस रिवीजन रहा और उसके कारण 6 से 7% की ग्रोथ वहाँ से देखने को मिली। और इसके अलावा कमोडिटी प्राइसेस में भी काफ़ी यहाँ पे उछाल देखने को मिला और 1511 करोड़ से 1914 करोड़ का यहाँ पर आपको रेवेन्यू देखने को मिल जाता है, जो कि रीजनल हाईलाइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के टोटल प्रॉफिट की, तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट 23% है, जो 23% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ओवरऑल लेवल पे 550 से 678 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बुकिंग करती हुई नज़र आती है। तो वर्किंग कैपिटल एनालिसिस में भी अगर हम देखें तो यहाँ से 7 दिन का यहाँ पर इम्पैक्ट है, जो कि पॉजिटिव निकल के आता है। अब आ जाते हैं कंपनी के टारगेट प्राइस और कंपनी के हम एनालिसिस ऑफ कंपनी का आपका वो चार्ट एनालिसिस हम करके बताते हैं। अगर कम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी 2007 में जब से लिस्ट हुई है 100 रुपये करीबन शेयर ट्रेड करता था काफ़ी टाइम तक, मतलब कि 8 सालों तक कंपनी उसी प्राइस रेंज में ट्रेड कर रही थी। और फिर वहाँ से 2015 में यहाँ पर थोड़ा सा अपवर्ड राइज देखने को मिलता है और 2021 तक हम पिछले 6 सालों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर शेयर ट्रेड होना स्टार्ट होता है 100 रुपये से, जो अभी 800 रुपये तक के, मतलब कि 8x के लेवल्स यहाँ पर दिखा चुका है। और अगर कोविड की बात माने तो 250 रुपये तक के लेवल्स कोविड में हमने शेयर में देखने को मिले थे। और अब यहाँ से शेयर अब कहाँ तक जा सकता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शेयर जब कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग डे था वहाँ पर नेगेटिव था। आई एम सॉरी, ये वीकली चार्ट था, वीकली में यहाँ पर नेगेटिव था और डेली में भी यहाँ पर नेगेटिव ही था, तो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट फ्रेम में यहाँ पर जो ट्रांजेक्ट्री है वो आप देख सकते हैं, एक नेगेटिव ट्रांजेक्ट्री में शेयर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल रिजल्ट आर स्टेबल, आई डोंट थिंक आई विल नॉट से कि ये रिजल्ट काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव थे, बट या द कंपनी इज गोइंग डिसेंट लेवल। हमने बिजनेस की भी बात करी और ग्रोथ की भी बात करी। कंपनी के पास काफ़ी R&D फैसिलिटी है, कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, पेटेंट्स हैं कंपनी के पास, बट एक स्टेग्नेशन मेरे को लगता है कंपनी में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है कि थोड़ा टाइम यहाँ पर जो है 700 से 800 की जो रेंज है, 700 से 800 की रेंज है, जो मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक थोड़ा कंसोलिडेशन आपको दे सकती है, थोड़े 2 या 3 महीने का भी कंसोलिडेशन दे सकती है। बट ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी एक ग्रोथ कंपनी तो है ही, साथ ही साथ कंपनी में पोटेंशियल भी है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर आज और कल में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमेशा रहेगा, क्योंकि लोग खाना हमेशा खाएंगे। और इसके चलते कंपनी में ग्रोथ आने वाले समय में रहने वाली है। अगर R&D फैसिलिटीज़ और इस तरह की चीज़ें कंपनी लगातार करती जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा पोटेंशियल मेरे को बनता है, और R&D के कारण ही वो पोटेंशियल आता हुआ नज़र आ सकता है। बट ये वाली जो रेंज है 700 से 800 वाली रेंज, ये एक बड़ी रेंज है, जो मेरे को लगता है कि यहाँ पर थोड़े टाइम कंसोलिडेशन होगा। बट 1000 रुपये तक के लेवल मेरे हिसाब से एक ही लेवल में दे रहा हूँ, एक ही टारगेट इस शेयर के लिए जो कि 1000 रुपये का है, जो कि आपको इस साल के एंड तक मतलब कि मार्च 2021 तक आपको देखने को मिल सकता है। एक ही टारगेट है। अगर मेरे को लगता है कि चीज़ें सही रहती है, क्योंकि देखो कोविड की धीरे धीरे चीज़ें खत्म होती जा रही है, जो जब प्री कोविड लेवल्स आएंगे तो वहाँ से एक अच्छी ग्रोथ और कंपनी को देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो कंपनी का बिजनेस डिस्ट्रॉय हुआ है ड्यू टू द वेदर्स, वो आने वाले समय में सही होता हुआ नजर आएगा और उसके चलते यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट एक लॉन्गर टाइम फ्रेम लेकर चलना चाहिए इस स्टॉक में, ये आज और कल में होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी भी 200 रुपये का पोटेंशियल बनता है स्टॉक में। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पज। आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इसी तरह की डिटेल वीडियोस बिजनेस एनालिसिस हम आपके लिए लगातार लेके आते रहते हैं। तो आप इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग मिल सके। हमारे
वीडियो में कोई अगर इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, साथ साथ नए स्टॉक्स के बारे में रिकमेंडेशन दे सकते हैं जिसके ऊपर हम आने वाले समय में आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।